लेकिन आज आवश्यकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा गति बढ़ानी पड़ेगी। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अपने देश के इतिहास के एक अद्भुत आयाम को वो विश्व समाज के सामने प्रकट करेगा ही। मुझे इस संदर्भ में 2-3 विषय आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के थ्योरीज पर में एक न्यू मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन के संदर्भ में ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की एक थ्योरी धीरे धीरे विकसित हो रही है। एक टेक हिस्ट्री है। अब इतिहास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब मैं पिछले दिनों मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु में जो 110 साल पुराने एक संस्था है इंटरलॉजिकल स्टडीज की, वहाँ मैं गया था तो देखा कि शिलालेख की दृष्टि से जो मिट गया है, ठीक से दिखता नहीं है, उसको निकालने वाला जर्मनी की जो मशीन आई है, 10 अक्षर बीच बीच में वो मिट गए हैं, उसको वो पकड़ता है। ऐसे मशीन आए हैं, उसे क्या कहते, मशीन का नाम मुझे याद नहीं है। तो शिलालेख में टेक्नोलॉजी का उपयोग है। जैसे हेल्थ केयर के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं, ऐसे हिस्ट्री के इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना वो है। अक्षर कैसे विकसित होते होते आज के लिपि के बने हैं, इसको देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भी एक विचार करना चाहिए, वो है बिजली के संदर्भ टेक हिस्ट्री कहते हैं। और विश्व में भारत के योगदान के संदर्भ में जो ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, उसका भी अपने को करना चाहिए। अपने देश में इकोनॉमिक हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री, इसमें बहुत बड़े गैप हैं। विलियम डैलरम्पल ने बनाया, भारत फिर से एक बार आर्थिक क्षेत्र में उठ रहा है। उनका लेख था, इट इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर इंडिया। ये कोई नई बात नहीं है। 1600 सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो हिस्सा था वो 23.2% था। और भारत के वीरजी वोहरा गुजरात के एक 17वीं सेंचुरी में, जिनके पास जहाज थे, दुनिया भर में व्यापार करते थे, उस समय उनके पास 2 मिलियन पाउंड्स थे। वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय के वर्थ वाज 1 मिलियन पाउंड। तो इस देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री को लिखना चाहिए। केस फॉर इंडिया विल डू राइट ने जो लिखा है, जिस प्रकार यहाँ इस देश की लूट हुआ अंग्रेजों के जमाने में, ब्यूटीफुल ट्री जो लिखे हैं, वो इस देश के अंदर की शिक्षा व्यवस्था को कैसे विदेशी सत्ता ने, विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया, ये गांधी जी ने ब्यूटीफुल ट्री के उल्लेख करते हुए गोलमेज परिषद में उन्होंने कहा। बाद में वो धर्मपाल जी ने उसी शीर्षक से वो पुस्तक लिखी है। केस फॉर इंडिया जो विल डू राइट ने लिखे हैं, उसमें या रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कुसुमलता केडिया जी ने जो लिखी है, या सुंदरलाल जी की जो पुस्तक है, इन सारे पुस्तकों में भारत के जो आर्थिक सुस्थिति यहाँ थी, उसको कैसे यहाँ नष्ट करने का प्रयत्न हुआ, किस प्रकार के अपने पूर्वजों ने किया था, ये इतिहास आज के वर्तमान के युग में प्रेरणा देने वाली है। मिलिट्री हिस्ट्री, स्ट्रैटेजिक ट्रेडिशन भारत में नहीं है, ऐसे लोगों को लगता है। अपने देश के इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों के इतिहास में भारत के सब जाति, वर्ण, वर्ग, लिंग के लोग इसमें अपने योगदान दिए हैं। ये किसी समाज के कोई एक हिस्से ने भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को बड़ा किया, या मिलिट्री इतिहास में उनके ही दबदबा है, उनकी भूमिका है, ऐसे नहीं है। लेकिन इस विषय में
मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने जिस प्रकार विकृत करके दुनिया के सामने रखा है, उस सब को चैलेंज करते हुए विद एकेडमिक रिगर, प्रॉपर एविडेंसेस, इसके लिए आवश्यक जो एफर्ट चाहिए प्रामाणिक, उसको करते हुए करने की आवश्यकता आज भी है। कई पुस्तकें आई हैं, नहीं आई ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन आज भी उसको आगे करने की आवश्यकता मैं तो महसूस करता हूं। अब इतिहास में पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो कॉलोनियलिज्म से नेशनलिज्म की तरफ अभी दौड़ रहा है। हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड जो दशकों तक है, अब उसके अंदर इश्यूज ऑफ जेंडर, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब जैसे बिजली के संदर्भ में उल्लेख आया, बहुत सारे जैसे पर्यावरण के, मैन्युफैक्चरिंग के, फूड हिस्ट्री के, आर्टिजान के, फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में ऐसा नहीं था, सारे वर्किंग क्लास, इसके संदर्भ में इन सारे विषयों के बारे में इतिहास के बहुत व्यापक का और गहराई से भारत के संदर्भ में और बृहत्तर भारत के संदर्भ में, जो सार्क कंट्रीज कहते हैं, जो प्राचीन भारत है अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक, इन सारे विषयों को लेकर एक इट इज हिस्टोरिकली इट हैज बीन वन यूनिट, कल्चरली वन यूनिट। उस दृष्टि से अपने को अध्ययन करना चाहिए। उस अध्ययन के आधार पर सत्य को सामने रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब सत्ता और ज्ञान सृजन के बीच का एक संबंध है, थोड़ा सा हितेश जी ने उल्लेख किया, तो इसलिए एक पोस्ट मॉडर्निज्म जो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है, उस चौकट में इस महत्व के इस विशेष संबंध को अध्ययन करना, कुछ इतिहासकार इसमें विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। नेशनलिस्ट नैरेटिव के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ आई, तो उसमें मैं यंग हिस्टोरियंस से कहता हूँ कि थोड़ा सा रीजनलिज्म, सब रीजनलिज्म, लोकल जो हिस्ट्री है उसको नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में रखने के प्रयत्न को करना चाहिए, ये आवश्यक है। क्योंकि सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे हैं, इसको लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड लिबरल हिस्टोरियंस ने उसको जोर दिया, लेकिन भारत में यूनिफाइंग फैक्टर्स बहुत रहे, विविधता लेकिन एकता कैसे रही, हमेशा सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे रहे, इसको दिखाने का ही प्रयत्न हुआ है। ये differences they are manifestations, they are not inherently different, they are inherently one, but they have, that oneness has been manifested in multiple ways। ये भारत की सुंदरता है, भारत की ये विशेषता है। इतिहास की दृष्टि से इसको केवल भावनात्मक या काव्यात्मक साहित्यात्मक दृष्टि से रखने से नहीं होता, उसको इतिहास के सबूत से रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पास उसके लिए है। पुराने दिनों में राधा कमल मुखर्जी, वासुदेव अग्रवाल, ऐसे लोगों ने इस विषय के लिए जो किया है वो आधारभूत चीजें मिलती हैं। आज उसके लिए और भी सबूत हैं, उसको लेकर अपने को करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कुछ चुनौती जो है, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन एंड क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री, कॉलोनियल मास्टर्स ने जो लिखा वो हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कारण हिस्ट्री पर होने वाली चीजें, भाषा के संदर्भ में हमें थोड़ा सा ध्यान देकर टेक्निकल टर्म को उपयोग के समय हम नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से नैरेटिव बनाते समय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आख्यान को, विमर्श को इतिहास के क्षेत्र में प्रस्तुत करते समय भाषा और शब्दावली के संदर्भ में विशेष महत्व ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में आदिवासी शब्द है, क्या जनजाति संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है? आज भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, मुझे दिखाइए एक जगह पर है क्या संविधान में आदिवासी शब्द? क्यों हम उपयोग कर रहे हैं? संविधान में जनजाति शब्द है। जैसे आप आदिवासी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इंडिजिनस, इसलिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे, वर्ल्ड मूल निवासी दिवस अगस्त 9 तारीख को मनाओ। ये विश्व
के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, दुनिया के सरकारें वो करना प्रारंभ कर दिए, भारत ने रोक दिया क्योंकि नहीं भाई यहाँ सभी लोग इंडिजिनस है। हम इसको आदिवासी कहेंगे तो कुछ आदिवासी हैं, कुछ बाद में आए हैं, ऐसे हम इनडायरेक्टली स्वीकार करते हैं ना। जो संविधान में नहीं है उस शब्द का क्यों उपयोग करें? तो इसलिए ये सारी चीज थोड़ा देख लीजिए। कॉम्पोजिट कल्चर, मोजाइक कल्चर चल पड़ा है। ये कॉम्पोजिट कल्चर क्या होता है? इसलिए इतिहास के संदर्भ में युवा इतिहासकार यहाँ हैं, आप जो पुस्तकें पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, ये सारे शब्द क्योंकि दशकों से इसको वहां लिखने के कारण उन्हीं शब्दों को हम पढ़कर उसी को अर्थ को लगाने का एक जाने अनजाने हमारे बौद्धिक व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए हम आने वाले दिनों के लिए सही इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए हमारी शब्दावली, भाषा, हम कॉन्सेप्ट्स क्या है, व्हाट इज राष्ट्र एंड व्हाट इज राज्य, व्हाट इज संस्कृति, व्हाट इज धर्म, इन बातों के बारे में हमें स्पष्टता होनी चाहिए। आपने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ऐसे दो शब्दों का उपयोग किया। भारत में हमें विचार करना चाहिए, भारत के अंदर में या और किसी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, आनंद कुमार स्वामी का किसी ने उल्लेख भी किया, तो हमें भारतीय शब्दों को उस प्रकार से विचार करें। भारत में धर्म क्या होता है लोगों को मालूम करवाना पड़ेगा हमको। हम उसको रिलीजन के नाते क्यों अनुवाद करें? राष्ट्र राष्ट्र होता है। हम कहें आप पेरिस्ट्रोइका को, ग्लासनोस्ट को, ग्रीक शब्दों को इंग्लिश के उसमें वैसे का वैसे रखते हो, संस्कृत शब्द को क्यों नहीं रख सकते हम? तो ये प्रश्न करना चाहिए। इसलिए इन चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा मंथन करते हुए इतिहास के सत्यों को भारत के राष्ट्रीय संदर्भ में हमें उस पर्सपेक्टिव से रखते समय शब्द भाषाओं के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमें स्पष्ट होने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दो बातें पिछले दिनों में विश्व में भारत के विरुद्ध चले हैं। इतिहास के अध्येता लोगों के सामने एक चुनौती है। एक है भारत में नारी और महिला के स्थान के बारे में। भारत में नारी और महिला हमेशा यह शोषित रही हैं। भारत में नारी और महिला को कोई स्थान ही नहीं था। इस प्रकार के एक जो नैरेटिव बना है, क्या सत्य है? दूसरा है कास्ट, जाति के बारे में। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, अमेरिका में अभी कास्ट बिल वहां आकर वहां के भारतीय लोग जो है, हिंदू समाज जो है, उनको प्रताड़ित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। ऑरिजिन करके एक फिल्म और पुस्तक आ रही है। वो क्या है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच या डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने का जो है, ये कहाँ प्रारंभ हुआ दुनिया में? ये प्रारंभ हुआ भारत में। भारत में क्यों प्रारंभ हुआ? ये हिंदू धर्म समाज के कारण प्रारंभ हुआ। इसलिए ऑरिजिन एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, इसके कारण कास्ट हुआ। इस कास्ट के कारण ये भेदभाव दुनिया में प्रारंभ हो गया, अन्यथा दुनिया समान, मानव समाज, ये शुरू हो गया अभी। इसलिए कास्ट और वुमन, इन दो विषयों को लेकर भारत को, यहाँ के समाज को, यहाँ के इतिहास को मारने के, उसको नीचा दिखाने के, विकृत करने के प्रयत्न जारी हैं। इसलिए इस चुनौती को भी हमें सामना करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास के सत्य के प्रकाश के आधार पर ये चीजें कैसे हैं, तो एक बहुत बड़ा सुंदर अवसर है। कास्ट और जाति, नारी, दोनों के संदर्भ में वर्तमान जो वर्ष है वह देवी अहिल्याबाई के जन्म के 300वीं वर्ष है। देवी अहिल्याबाई के बैकग्राउंड इतिहास में विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप लोग अध्ययन करने जिन्होंने किया मालूम है, नहीं किया है तो आप करिए।
ये जातीय और महिला इन दोनों के बारे में जो नैरेटिव हुआ है, इन दोनों को देवी अहिल्याबाई के प्रेरणादायी जीवन उत्तर दे देता है। इसलिए उसको उनके जीवन के इस कंट्रीब्यूशन को आज विश्व के सामने, भारत के सामने, वर्तमान पीढ़ी के सामने रखने का प्रयत्न कुछ लोग करने के लिए निर्णय भी किए हैं। तो इसलिए इतिहास के सामने बहुत सारे चैलेंज है और भारत के सामने जो चैलेंज है उस इतिहास के अध्ययन से, प्रकाश से उसको ठीक करने का प्रयत्न भी हम करें और वर्तमान में जो भारत के पक्ष में इतिहास निर्माण हो रहा है उसको भी आगे ले जाने के एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य भी हम करें। मैं आप लोगों के सामने कुछ ज्यादा कहने के लिए सोचकर नहीं आया था, जो बेटे ध्यान में आया इन सारे बातों को आपके सम्मुख मैंने रखा है। युवा इतिहासकार को अपने क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं हैं और उनके मार्गदर्शन करने वाले लोग इतिहास के आपके आंखों के सामने इतिहास के अध्ययन के राष्ट्रीय आयाम और राष्ट्रीय संदर्भ यह मजबूत होते हुए आप देख सके, यही इस संदर्भ में आज अप्रैल 14 तारीख एक विशेष दिन भी है हमारे पंचांग के दृष्टि से। कहीं बिहू है, कहीं विशु है, कहीं नए वर्ष भी है। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय।